Welcome to students. This lecture is based on addiction. Addiction can be defined as compulsive use of a substance irrespective of its harmful consequences. It can also be defined as complete physical and psychological dependence on particular substances. जैसे कि आप कह सकते हो फॉर इंस्टेंस ड्रग एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन, राइट. सिमिलरली एल्कोहलिज्म, तो ये बहुत ही डेंजरस कैटेगरीज है. तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं. ठीक है, सबसे पहला रीज़न हो सकता है अनड्यू पीयर प्रेशर. पीयर ग्रुप उनको कहा जाता है जो सिमिलर एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स होते हैं और मोस्टली सेंसिटिव एज जो है एडोलसेंस, राइट. इसमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल आप कह सकते हो, राइट. और हर टाइप का चेंज इस एज में आता है, इंक्लूडिंग सेक्सुअल चेंजेस. तो ये सारे चेंजेस को उस इंडिविजुअल को समझना होगा कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन और सेंसिटिव एज है, राइट. बट अगर वो पीयर प्रेशर प्रॉपरली हैंडल ना हो, राइट, तो पर्सन एडिक्ट हो सकता है. दैट इज़ पॉसिबिलिटी. सिमिलरली पुअर अटेंशन फ्रॉम फैमिली, राइट, जैसा आप कह सकते हो पुअर सुपरविजन फ्रॉम पेरेंट्स, ये भी इसके लिए एक सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता है. फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर फैमिली में बहुत सारी टेंशन्स है तो ये भी बच्चे के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करती है और उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग यूज़ कर सकता है. ठीक है, जिसको ड्रग एब्यूज़ कहा जाएगा, राइट. तो आप समझिए कि यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही उसके लिए सपोर्टिव अगर है, अगर मान लो पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें किसी भी टाइप का उन्हें टेंशन नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिविजुअल जो है उनका वो स्मोक करता है, वो अल्कोहलिक है, राइट. सो नो प्रॉब्लम फॉर देम. So such kind of favorable attitude from parents that also stimulate in such addictive behavior, right. तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है इन एडोलसेंस एज और वो भी इसको एक फेवरेबल फैक्टर आप कह सकते हो. तो रीजंस तो बहुत सारे हैं, राइट, लेकिन हमें समझना है डिफरेंट टाइप के एडिक्शंस, ओके, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रग एडिक्शन. ओके, सो लेट्स सी अबाउट ड्रग एडिक्शन. तो ये जो ड्रग होता है ये एक्चुअली एक थेरेपेटिक केमिकल है जो आप एक सब्सटेंस है यूज़ करते हो टू ट्रीट पर्टिकुलर डिजीज़, राइट. लेकिन जब इसका हम मिसयूज़ करने लगते हैं तो ये कहलाता है ड्रग एब्यूज़, ओके. और यहीं से स्टार्ट होता है डिफरेंट टाइप का एडिक्टिव बिहेवियर. तो आप देखिए ड्रग एडिक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ड्रग पता होना चाहिए. तो ये तो एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना. ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो आप यूज़ करते हो किस लिए, टू ट्रीट पर्टिकुलर डिसीजेस. ठीक है, एक किसी खास डिसीज़ को ट्रीट करना है आपको तो आप यूज़ करोगे ड्रग जो थेरेपेटिक होता है और वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन अगर उसका मिसयूज़ होने लग जाए तो हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम उसकी डिमांड करेगा ऑलवेज, एंड दैट इज़ नथिंग बट एडिक्शन. इन अ नर्वस सिस्टम देर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर डिफरेंट केमिकल्स. ठीक है, तो ये सारे केमिकल्स खास रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट. तो इसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं ड्रग को. हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसको साइकोट्रॉपिक ड्रग कहा जाता है और कुछ को साइकोडेलिक ड्रग कहा जाता है. ठीक है, और इसके बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं. तो यहाँ पे इसको समझते हैं वन बाय वन सम कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, राइट. देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रग्स की बात होगी जो इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिक्टिव बिहेवियर, जिसका एडिक्शन होगा, ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला कैटेगरी हम ले लेते हैं यहाँ पे सिडेटिव्स. ओके, सिडेटिव्स आर दोज ड्रग्स विच आर कॉमनली नोन एज स्लीपिंग पिल्स. ठीक है ना, तो सिडेटिव्स को पहले समझ लेते हैं. नंबर वन, सिडेटिव्स. सिडेटिव्स आर ड्रग्स यूज टू रिड्यूस टेंशंस. ठीक है, यूज टू रिड्यूस एंजाइटी, और जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको दूर करने के लिए ये दवाइयाँ ली जाती हैं, सिडेटिव्स. ओके, और ये दवाइयाँ बनाई जाती है फ्रॉम बारबिट्यूरिक एसिड, कॉमनली कॉल्ड बारबिट्यूरेट्स. ओके, और ये इंड्यूस करती है स्लीपिंग. इसका मतलब इसका मेन जो फंक्शन है वो है टू रिड्यूस स्ट्रेस. ठीक है, टेंशन को कम करती है दवाइयाँ, लेकिन इससे इंड्यूस हो जाता है स्लिप एंड इंड्यूसेस स्लिप. दैट्स हाउ कॉल्ड स्लीपिंग पिल्स. तो इन मेडिसिन को नाम दिया गया है स्लीपिंग पिल्स, राइट. और इसमें होता है बारबिट्यूरिक एसिड, इसलिए इसको कहा जाता है बारबिट्यूरेट्स. ओके,
तो ये स्लीपिंग पिल्स जो है बारबिटूरिक एसिड से बनाई जाती है मोस्टली, ओके। और इसका इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे किस टाइप का है, तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा नर्वस सिस्टम को? ऑफ कोर्स नॉट। ये डिप्रेसेंट कैटेगरी का मेडिसिन है, ओके। ये नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है और उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो वीकनिंग होगा, उसका इफेक्ट ये नर्वस सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन करेगा, ओके। सो दैट इसका स्ट्रेस टेंशन कम होगा और पर्सन को यहाँ पे इंड्यूस होगा स्लिप। दैट्स हाउ कॉल्ड स्लीपिंग पिल्स, राइट। तो इसको आपने स्लीपिंग पिल्स कहना है। बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवाइयाँ नहीं मिल सकती है, क्योंकि इसका एक स्ट्रॉन्ग साइड इफ़ेक्ट नर्वस सिस्टम पे होता है एडिक्शन, राइट। और ज़्यादा डोज अगर लिया जाए सो इट मे बी फैटल सम टाइम, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी दवाइयाँ आपको मेडिकल स्टोर से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, और लेनी भी नहीं चाहिए इन एक्सेस, दैट मे बी फैटल फॉर अस। एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो बारबिटूरिक एसिड जैसा ही होगा इफेक्ट, लेकिन विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। इट में रिड्यूस टेंशन और स्ट्रेस। तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखा जाएगा ट्रैंक्विलाइजर, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मेडिसिन का। ट्रैंक्विलाइजर्स को आप समझ सकते हो बाय सिंपल एग्जांपल, राइट, जिसमें वैलियम आता है, ठीक है, या फिर बेंजोडाइजोपाम आते हैं, बेंजोडाइजोपाम, राइट। तो ये ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं? ये भी स्ट्रेस रिलीवर होते हैं, रिड्यूसेस स्ट्रेस टेंशन, ओके। ये भी स्ट्रेस रिलीव करने वाले होते हैं। ये डिप्रेसेंट कैटेगरी का मेडिसिन है, बट विदाउट इंड्यूसिंग स्लिप, विदाउट इंड्यूसिंग स्लिप। तो यहाँ पे स्लीप इंडक्शन नहीं होता है, बट टेंशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि सबके पास कुछ होना हो टेंशन तो ज़रूर रहता है, एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन, यू नो दैट। तो ये स्ट्रेस टेंशन को कम करता है मेडिसिन। इसको लोग डे टाइम में भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे नींद नहीं आती है ये दवाइयाँ लेने के बाद, ओके। सो दे रिड्यूसेस टेंशन विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। एग्जाम्पल बेंजोडाइजोपाम, ओके। इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, वैलियम ब्रांड नेम से मिलेगा मार्केट में, ठीक है, बेंजोडाइजोपाम। सो दैट मे बी द एग्जाम्पल फॉर ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। तो पहले हमने देखा सेडेटिव्स, स्लीपिंग पिल्स, फिर है ट्रैंक्विलाइजर्स। अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी को समझते हैं, ओपिएट ड्रग्स, ओके, कॉमनली कॉल्ड ओपियम। तो ये ओपिएट ड्रग्स क्या होते हैं? ये थोड़े डेंजर कैटेगरी के हैं, बट है तो मेडिसिन। तो इसमें थर्ड कैटेगरी आएगी ओपिएट ड्रग्स। तो ये जो कैटेगरी है ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का इधर स्पेशल इंटरेस्ट रहेगा, ओके। तो समझ लेते हैं ओपिएट ड्रग्स ये कहाँ से मिलते हैं। हमें इसका एक सोर्स यहाँ आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ द प्लांट कॉल्ड पॉपी प्लांट, ठीक है। बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस प्लांट है पॉपी प्लांट, जिसको आप कहते हो पैपावर सोमनीफेरम, पैपावर सोमनीफेरम। यही वो प्लांट है जिसको पॉपी प्लांट कहा जाता है, ओके। और इस प्लांट का जो फ्रूट है, कैप्सूल जिसका नाम है, उस कैप्सूल से हमें मिलता है वाइट जो ड्राइड पाउडर है उसका, ठीक है ना। उस एक्सट्रैक्शन के बाद जो पाउडर मिलेगा फ्रूट को, अनराइप फ्रूट्स ही हम तोड़ लेते हैं उसके, और उन फ्रूट्स को पूरी तरह क्रश किया जाता है, उससे हमें पाउडर मिलेगा ड्राइड फॉर्म में, और उसी का नाम है मॉर्फिन। तो ये इसका पाउडर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है, जिसको आपने क्या कहना है, मॉर्फिन। सो व्हाट इज मॉर्फिन? Morphine is a dried powder obtained from fruits, unripe fruits called capsules of poppy plant, ठीक है। ये poppy plant, इस poppy plant के कैप्सूल से हमें मेडिसिन मिला है, ओके। तो मॉर्फिन ये किस टाइप का काम करेगा? तो ऑफ कोर्स ये भी डिप्रेसेंट टाइप का मेडिसिन है। इट इज़ अ डिप्रेसेंट फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये बाइंड होता है रिसेप्टर्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और इससे जो इफेक्ट है आप देख सकते हो डिप्रेसेंट इफेक्ट है। नर्वस सिस्टम इससे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो अपना नॉर्मल फंक्शन है उससे थोड़ा सा कम काम करेगा, ओके। और इसीलिए यहाँ पे पर्सन को एज अ एनाल्जेसिक इफेक्ट, एनाल्जेसिक इसका मतलब होता है पेन किलर, राइट। तो ये तो पेन किलर मेडिसिन है, लेकिन ये स्टिमुलेट नहीं करता है नर्वस सिस्टम को, ये डिप्रेसेंट क्वालिटी का मेडिसिन है। सो एनाल्जेसिक बिहेवियर यहाँ दिखेगा आपको पेन किलर।
तो आफ्टर सर्जरी, ठीक है, इन सीवियर पेन, एक्सीडेंटल केसेस, इसका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एनाल्जेसिक, लेकिन इसका यूज़ होना चाहिए इन लिमिट, ओके, अदरवाइज दैट माइट लीड टू एडिक्शन। अगर बार बार यही मेडिसिन पेशेंट को दिया जाएगा तो उसका वो एडिक्ट हो जाएगा, उसका ब्रेन उसी का डिमांड करेगा, ओके। अगर उसका ज़रूरत रहता है तब भी, और अगर नहीं रहता है तब भी, राइट। सो यही तो है एडिक्शन। तो आपने देखा कि ये ओपिएट ड्रग में पहला कैटेगरी है मॉर्फिन, और मॉर्फिन ये किस टाइप का मेडिसिन है? पेन किलर, एनाल्जेसिक, बट आप कह सकते हो सिंपल नॉर्मल पेन में इसका काम नहीं है, ओके। इस टाइप का कोई रिकमेंडेशन कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट नहीं करेगा, बट इन केस ऑफ कैंसर्स, इन केस ऑफ सीवियर पेन, एक्सीडेंटल केसेस, ओके, आफ्टर सर्जरी हम इसका यूज़ करते हैं, राइट, एज अ ड्रग। लेकिन अगर ये मिसयूज़ हो जाए तो ये कहलाता है ड्रग एब्यूज़, ओके। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम लेंगे हेरोइन, ठीक है, जिसको स्मैक भी कहा जाता है, या फिर इसको आप कह सकते हो स्मैक। तो ये क्या है? ये भी मॉर्फिन ही है, बट एसिटिलेशन होने के बाद तो इसको कहा जाएगा डायएसिटिल मॉर्फिन, डायएसिटिल मॉर्फिन, ठीक है। डायएसिटिल मॉर्फिन क्या है? तो डायएसिटिल मॉर्फिन वही मॉर्फिन का एसिटिलेटेड फॉर्म है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है इन एक्शन, और इसका भी रोल एज अ एनाल्जेसिक किया जाता है, ठीक है। ये एनाल्जेसिक मेडिसिन है एक्चुअली, लेकिन सीवियर केसेस में हम देते हैं, और इसका भी मिसयूज़ हमें रोकना है, राइट। अदरवाइज पेशेंट इसका एडिक्ट हो सकता है। इसलिए सारी चीज़ें पजेस करना, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राइट, इसका बिजनेस वगैरह, इसका किसी भी टाइप का हमारा इंटरफेयर विद रिस्पेक्ट टू सच मेडिसिन मे बी हार्मफुल फॉर अस, ओके। ये पूरी तरह इलीगल है, लेकिन इसका ये मेडिकेटेड यूज़, ओके, हो सकता है, लेकिन इसका काफ़ी मिसयूज़ किया गया, एब्यूज़ किया गया, इसलिए ये सारी चीज़ें बैन कैटेगरी में रखी गई है, ओके। मॉर्फिन हो चाहे हेरोइन हो, जिसको स्मैक भी कहते हैं, ठीक है ना, डायएसिटिल मॉर्फिन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक मेडिसिन है, बट मिसयूज़ की वजह से बैन कैटेगरी में आते हैं। तीसरा चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोकेन। अभी कोकेन क्या है, और ये किस तरह का नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा? क्या ये डिप्रेसेंट है? नो, दिस टाइम इट इज़ अ स्टिमुलेंट फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो ये है स्टिमुलेंट कैटेगरी का मेडिसिन, और ये हमें मिलेगा फ्रॉम अदर प्लांट। इसका सोर्स प्लांट देखिए, एरिथ्रोजाइलम, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोक प्लांट। तो यहाँ से हमें ये मेडिसिन मिलेगा, ओके। और इस प्लांट का ये किसी भी फॉर्म में प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लीफ से, रूट से, स्टेम से, किसी भी प्लांट पार्ट से हम कोकेन मिला सकते हैं। ये भी एक टाइप का पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन इसको किसी भी अदर डेरिवेटिव से बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है, इंजेक्टेबल हो, ओरल हो, ठीक है, अदर वेरियस फॉर्म में मिलता है, लेकिन ये स्टिमुलेंट है, राइट। तो ये ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, पर्सन को एक्टिव बना देगा, इसलिए ये भी बैन कैटेगरी में रखा गया है कोकेन, और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट कैटेगरी का मेडिसिन है, राइट। प्लांट का नाम याद रखना है, एरिथ्रोजाइलम कोकेन। देन अनदर कैटेगरी ऑफ मेडिकेटेड ड्रग बट मिसयूज्ड इज एम्फेटामाइन। तो देखिए ये अमाइन कैटेगरी का ड्रग है एम्फेटामाइन, ठीक है। एम्फेटामाइन ये तो पूरी तरह सिंथेटिक ड्रग है। ये कैसा ड्रग है? सिंथेटिक। ये प्लांट से नहीं मिला हमें, ये हमने लेबोरेटरीज में बना लिया है, ओके। और इसका यूज़ करते हैं हम एज अ स्टिमुलेंट मेडिसिन। पैरालाइज्ड केसेस हो, ठीक है, अगर बहुत ही न्यूरोमस्कुलर वीकनिंग हो, राइट, तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका मिसयूज़ काफ़ी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। फॉर इंस्टेंस वी कैन से नाइट वॉचमैन अगर कोई है तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो इसका यूज़ कर सकता है, ओके। अगर किसी को अपना एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना है नॉर्मल से ज़्यादा, वो इसका यूज़ करता है एज अ सुपरमैन ड्रग, तो इसको सुपरमैन्स ड्रग भी कहा जाता है, राइट। ये भी आप याद रख सकते हो फॉर इंट्रेंस, सुपरमैन्स ड्रग, क्योंकि वो पर्सन की एक्टिविटी को सुपर बना देगा, ठीक है, एक्टिव बना देगा पर्सन को, राइट। लेकिन इसका लोग यूज़ करते हैं स्पेशली फॉर ड्राइविंग ड्यूरिंग नाइट में, अगर जिसको ड्राइविंग करनी है, ठीक है ना, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, तो वो ये लोग यूज़ करते हैं एम्फेटामाइन, जो कि मिस यूज़ है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका एडिक्शन हो सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ये स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा एज अ स्टिमुलेंट, राइट। तो ये भी आप एज एग्जाम्पल याद रख सकते हो। कुछ ड्रग की कैटेगरी है जो इससे अलग है, तो उनको आप नाम देना है हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, हेलुसिनोजेनिक ड्रग।
ये जो कैटेगरी है इसको आप कह सकते हो साइकोडेलिक ड्रग्स, ठीक है ना। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल LSD, लाइसर्जेनिक एसिड डाइइथिल अमाइड, ठीक है, लाइसर्जेनिक एसिड डाइइथिल अमाइड। तो ये किस टाइप का मेडिसिन है? हेलुसिनोजेनिक। तो ये वर्ड आपको थोड़ा समझ लेना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेलुसिनेशन? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये ऐसे ड्रग्स है जो हमें फॉल्स परसेप्शन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, इल्यूशंस, डिल्यूशंस, फॉल्स बिलीफ, ओके। ये हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते हैं जो बिल्कुल फैक्ट नहीं है, और जब पर्सन को रियलिटी का पता चलेगा, ओके, तो उसको होगा डिप्रेशन, राइट। इससे डिप्रेशन होता है, इसके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझ लो कि हेलुसिनोजेनिक ड्रग में एक एग्जाम्पल है लाइसर्जेनिक एसिड डाइथिलामाइड, और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट एक फंगस है, राइट, और फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरी, ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरी। ये जो फंगस है इसको आप कह सकते हो इरगट फंगस, राइट, इरगट फंगस। ये आपको ग्रामिनी फैमिली के प्लांट्स पे दिखाई देगा, जैसे कि व्हीट, जवार, बाजरा, ओके, इन प्लांट्स पे लगने वाला फंगस है, और इस फंगस से हमें मिलता है, ये एक्चुअली मेडिसिन है, ओके, लेकिन मिसयूज़ किया जाता है। LSD बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, और इससे क्रोमोजोमल और फीटल एबनॉर्मलिटीज़ आ सकते हैं, ठीक है ना। क्रोमोजोमल एंड फीटल एबनॉर्मलिटीज़ किस मेडिसिन से आ सकते हैं? LSD। इसीलिए प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी फीमेल ने इसको नहीं लेना चाहिए, ओके। LSD वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन एंड अफेक्ट ऑन जीन्स, राइट, थ्रू आप देख सकते हो इसका जो पेनिट्रेशन पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और क्रोमोसोम DNA जीन्स तक अफेक्ट करेगा, और बच्चे में अबनॉर्मलिटी लेके आएगा अगर प्रेगनेंसी में लिया जाए, ओके। तो ये बहुत ही डेंजरस कैटेगरी हो चुका है। लेकिन लेने के बाद क्या होगा? इस मेडिसिन को लेने के बाद हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, मतलब वो फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाएगा और फॉल्स बिलीफ उसको होने लग जाएंगे। ऐसी आवाज़ें सुनाई देगी जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ओके, ऐसे इमेजेस दिखाई देंगे जो है ही नहीं, इमेजिनरी पावर आप कह सकते हो। तो ये LSD एक मेडिसिन तो है, बट ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का मेडिसिन हो गया यहाँ पे। इसी तरह के कुछ अदर प्लांट्स भी है जिससे हमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ मिली है, जैसे कि एट्रोफा प्लांट आपने सुना होगा, ठीक है, बेलाडोना, सॉरी इसको इस तरह लिखते हैं, एट्रोपा बेलाडोना, राइट। इसी तरह दतुरा के बहुत सारे स्पीशीज़, स्ट्रैमोनियम, दतुरा मेटल, ओके, अलग अलग स्पीशीज़ है। तो इसमें भी हमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ मिली है, ओके। और बहुत सारे ऐसे फंगस भी है, राइट, ऐसे आप कह सकते हो कैक्टस भी है जिसमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, राइट। बट हम पढ़ेंगे एक खास कैटेगरी के प्लांट जो स्ट्रांगली हेलुसिनोजेनिक है और बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं, स्पेशली इन इंडिया। तो उस प्लांट का नाम है हेम प्लांट, आप उसको कह सकते हो, राइट, कैना प्लांट भी कह सकते हो। वो प्लांट है कैनाबिस सटाइवा। ये मेक्सिकन स्पीशीज़ है कैनाबिस सटाइवा। इसका इंडियन वर्जन जो है कैनाबिस इंडिका कहलाता है, ओके। तो ये कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है, कैना प्लांट, हेम प्लांट, ओके, इसके हर पार्ट से, चाहे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, किसी भी चीज़ को आप ले लो, इससे हमें मिलेगा एक खास मेडिसिन, राइट, जो अलग अलग वर्जन में यूज़ किया जाता है और जिसके काफ़ी नाम इंडिया में फेमस है, लेकिन अमेरिका में इसे मारीजुआना कहा जाता है, ओके, मारीजुआना, राइट। या फिर इसका प्रोडक्ट भांग, गांजा, ओके, चरस, ये अपने सारे नाम सुने होंगे ऑफ कोर्स, राइट, हशीश, अफीम। तो ये जो नाम आपके सामने है, मारीजुआना, भांग, चरस, गांजा, अफीम, ओके, हशीश, ये सारी चीज़ें हमें एक ही प्लांट से मिलेगी और वो प्लांट का नाम है कैना प्लांट, कैनाबिस इंडिका, राइट। वैसे इसका कल्टीवेशन बैन होता है, बट ये लोग करते हैं, ठीक है, हाइड फॉर्म में कर लेते हैं। तो इससे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स, इसका इफेक्ट कैसा है? हेलुसिनोजेनिक है, ओके, और इसीलिए ये हमें डिप्रेशन में ला सकते हैं, ओके, पर्सन को, और इसका एडिक्शन बहुत स्ट्रांगली होता है, और इससे आप देखोगे पैरानोइया भी होता है। पैरानोइया का मतलब है एक खास टाइप का फियर, ओके, पर्सन थोड़ा
ऐसा फील करेगा कि उससे कोई मारने वाला है, या वो थोड़ा सा क्रिमिनल थिंकिंग करने लग जाएगा, राइट, ड्यू टू सच काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंजाइटी, ओके, या फिर फियर, राइट, इसको कहा जाता है पैरानोइया, राइट। तो आप देखिए कि पर्सन ये थोड़ा सा डिप्रेस हो सकता है, क्योंकि ये जो मेडिकेशंस है ये उसे फैंटेसी दिखा रहे हैं, इल्यूशंस, डिल्यूशंस हो रहे हैं उसको, ओके, वो हेलुसिनेशंस हो रहे हैं जो रियलिटी नहीं है। और जब वो प्रॉपर कॉन्शियसनेस में आएगा तो सारी चीज़ें जो उसने देखी थी, सुनी थी, ओके, वो उसको बिल्कुल ड्रीम जैसा लगेगी, और इसका मतलब है उसका डिप्रेशन और इंक्रीज़ होगा, ओके। और नर्वस सिस्टम पे ये स्ट्रॉन्ग अफेक्ट करता है, पर्सन को इसका एडिक्शन होगा और वो डिमांड करेगा चाहे उसका नीड हो ना हो, ओके। तो जब ज़रूरत नहीं रहते हुए भी बॉडी या ब्रेन उसका डिमांड करता है तो ये सिंपल एडिक्शन है, राइट। इसलिए इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और इंडिविजुअल को बचाना चाहिए जो है एडोलसेंट, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे कुछ और मेडिसिन भी होते हैं जिसका एडिक्शन हो सकता है, पर उस पर कोई बैन नहीं है। जैसे कि आपको पता है टी ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ थिया साइनेंसिस एंड मेनी अदर स्पीशीज़, ओके। तो ये टी प्लांट जो होता है, लीव्स से हम मिलाते हैं टी प्रोडक्ट, और ये भी स्टिमुलेंट है, लेकिन इसका थोड़ा यूज़ ये हमारे लिए हेल्थ के लिए मेंटेन करने के लिए ये सपोर्टिव हो सकता है, ना कि हार्मफुल, ओके। तो इस पर कोई बैन नहीं है और हम यूज़ करते हैं टी। कॉफ़ी भी ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कॉफ़ी अरेबिका प्लांट के बीन्स यानी सीड से हमें मिलेगा, और ये भी एक तरह का स्टिमुलेंट मेडिसिन है, ओके। लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज़ यहाँ हार्मफुल हो सकता है, ऑफ कोर्स। तो इसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। ड्रग एडिक्शन हो, ठीक है, या फिर स्मोकिंग हो या अल्कोहलिज्म हो, उस पर भी थोड़ा हम लाइट थ्रो करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ड्रग एडिक्शन के जो इफ़ेक्ट्स है सबसे स्ट्रांग हो सकते हैं। यहाँ पे साइकोसिस, न्यूरोसिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ओके, और ब्रेन के बहुत सारे जो फैकल्टीज़ है उन सब में कॉम्प्लिकेशंस ये क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग या तो स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट मेडिसिन्स होते हैं। इसीलिए इसका यूज़ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट मेडिकेटेड एडवाइस हमने नहीं करना चाहिए, ओके। कभी कभी ड्रग इंजेक्ट किए जाते हैं और मल्टीपल लोग एक ही सिरिंज या निडल का यूज़ करते हैं, तो ये भी हार्मफुल यहाँ हो सकता है, क्योंकि इससे ट्रांसफ़र हो सकता है डिजीज़ लाइक एड्स, ओके, या हेपेटाइटिस। ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हो सकते हैं, प्रिवेंशन, इसके रीजंस तो हमने समझ लिए थे, ठीक है। अब प्रिवेंशन में क्या, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है एबिलिटी टू से नो। यहाँ पे एडोलसेंट को नो कहना चाहिए टू अनड्यू पीयर प्रेशर, ठीक है ना। यानी कि जो पीयर ग्रुप ऐसा है जो उसको स्टिमुलेट करता है फॉर स्मोकिंग, राइट, फॉर वी कैन से अल्कोहलिज्म, फॉर टेकिंग ड्रग्स, तो इसने उस वक्त ना कहना चाहिए। दैट इज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू से नो, ओके। तो ये नो सेइंग बिहेवियर यहाँ मस्ट है इन एडोलसेंस एज, ओके। नंबर 2, यहाँ पे पेरेंटल काउंसलिंग होना चाहिए। देयर शुड बी कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड एडोलसेंट, अदरवाइज वो अपने प्रॉब्लम शेयर करेगा विद पीयर ग्रुप और उसको उसी टाइप का एडवाइस मिलेगा जो उससे एक तरफ यानी कि एडिक्शन की तरफ ले जाएगा, ओके। तो यहाँ पे चाहिए कम्युनिकेशन, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर, ओके, विद देयर इंडिविजुअल्स। तो पेरेंटल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, राइट। नंबर 3, मेडिकल काउंसलिंग इफ़ नीडेड। अगर इंडिविजुअल में डिप्रेशन है, अगर उसको किसी खास चीज़ का टेंशन है, ओके, तो वो सारी चीज़ें रिवील्ड होनी चाहिए बाय एक्सपर्ट, ओके। तो यहाँ पे साइकेट्रिक की हेल्प ली जा सकती है, यहाँ पे साइकोथेरेपी की जा सकती है, और पर्सन को आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेडिकल काउंसलिंग का हिस्सा है और वो एक्सपर्ट्स अच्छी तरह कर लेते हैं, राइट। मेडिकल काउंसलिंग, पेरेंटल काउंसलिंग एंड टेंडेंसी टू से नो, एंड ऑफ कोर्स प्रिवेंशंस आर मच बेटर देन क्योर, ओके। ये चीज़ उसको समझनी होगी एडोलसेंट को। इसी तरह यहाँ पे अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अवेयरनेस होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, और उस पर्सन को वो ऑथेंटिक नॉलेज मिलना चाहिए जो एडोलसेंट है, वो उसका राइट है, ठीक है ना। अदरवाइज़ वो अनऑथेंटिक सोर्सेज से अपना नॉलेज मिला लेगा, राइट। तो हमें चाहिए कि उसको हमारे करिकुलम थ्रू, राइट, या पेरेंट्स थ्रू, टीचर्स थ्रू, डॉक्टर्स थ्रू, उस तक वो एनी हाउ नॉलेज पहुँचाए जो उसका नीड होता है इन एडोलसेंस एज, राइट।
तो ये एडिक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होते हैं। थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट टोबैको कंजम्पशन एंड अल्कोहलिज्म। सबके इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, डेंजरस है ऑफ कोर्स, राइट। जैसे कि आप जानते हो अल्कोहलिज्म का मतलब है वो भी कंपल्सिव यूज़ हो गया एक तरह का। इथिल अल्कोहल यूज़ किया जाता है अल्कोहलिज्म में, इथिल अल्कोहल, राइट, जो हम फर्मेंटेशन से मिलाते हैं यूजिंग ईस्ट और मेनी अदर माइक्रोब्स, ओके। तो जो हमें इथिल अल्कोहल मिलता है उसका यूज़ होना चाहिए एज अ फ्यूल, राइट, उसका यूज़ होना चाहिए एज अ स्टेरिलाइजिंग एजेंट, बट उसका यूज़ किया जाता है फॉर सच अल्कोहलिज्म, राइट। दैट इज़ अ सोशल डिजीज़ एंड क्राइम एज वेल, ठीक है ना। तो आप समझ लो इथिल अल्कोहल जब पर्सन कंज्यूम करेगा तो उसका बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड और वो हमारे लीवर को डैमेज करेगा। लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर उससे हो सकता है, उससे एब्डोमिनल कैंसर्स हो सकते हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, जैसे कि बोवेल कैंसर, ओके, रेक्टम कैंसर बियर वगैरह से होता है, राइट। तो अल्कोहल किसी भी फॉर्म में हो, चाहे बियर हो, रम, वोडका, विस्की, जिन, ओके, ये सारे के सारे फॉर्म जिसमें कि अल्कोहल है, ओके, वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी स्ट्रांगली डेंजरस हो सकता है। उससे हमारे परसेप्शंस चेंज होते हैं, राइट, उससे मूवमेंट अल्टर होते हैं, थिंकिंग एबिलिटी ऑफ कोर्स उससे अफेक्ट होती है स्ट्रांगली वर्क ऑन सेरेबेलम, राइट। तो हमारे मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेट नहीं रह पाते और वो पर्सन किसी भी टाइप से आप कह सकते हो सोसाइटी के लिए हेल्दी पर्सन नहीं रहेगा, ओके। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उससे, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ उसका कोई प्रॉपर एसोसिएशन बाइंडिंग नहीं रहेगा और पर्सनल फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा, राइट। तो ये एक सोशल डिजीज़ और क्राइम कहलाता है अल्कोहलिज्म। सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, राइट, वेरी डेंजरस। और इसी तरह होता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग में आप देखिए जो निकोटियाना टोबैकम प्लांट है, निकोटियाना टोबैकम, उस प्लांट के लीव्स हम उससे एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसी को कहा जाता है टोबैको, ड्राइड लीव्स वी कैन से। तो उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्म, हुक्का, चिलम, बीड़ी, सिगार, सिगरेट्स वगैरह, ठीक है, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, लोग च्यू भी करते हैं, राइट। तो ये जो तंबाकू कहा जाता है टोबैको, ये हमें मिलता है निकोटियाना टोबैकम प्लांट से और उसमें अबाउट 600 कार्सिनोजेनिक एजेंट्स मिले हैं, इंक्लूडिंग निकोटीन, टार, पायरोबेंजीन, हाइड्रोकार्बन्स, ओके, और बहुत सारे अदर कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग केमिकल्स वहाँ से हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडिक्शन है स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में तो टोबैको का यूज़, ओके, आप देख सकते हो, भले वो बैन हो पर लोग यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ये हमें थोड़ा अवेयरनेस से समझाना होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, डेंजरस है, राइट। अदरवाइज इससे बहुत सारे कैंसर्स देखे जाते हैं, इंटायर जो ओरल ट्रैक है हमारा, ठीक है ना, लिप कैंसर, थ्रोट कैंसर, टंग कैंसर, राइट, पैलेट कैंसर, उसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक का आगे ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस वगैरह भी इससे हो सकता है ऑफकोर्स, और कैंसर भी है ना। तो आप देखिए लंग्स के लिए बहुत ही स्ट्रांगली डेंजरस है टोबैको, इट में कॉज लंग कैंसर, राइट। तो इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन कैंसर है, स्पेशली इन मेल्स, लंग कैंसर, ओके, बट मेल फीमेल दोनों ही इसका यूज़ करते हैं, ओके। और इससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैंसर देखे जाते हैं जो फैटल होते हैं, राइट, और उनका ट्रीटमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक स्टेज के बाद, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ओके। तो ये चाहे स्मोकिंग हो या अल्कोहलिज्म हो या स्पेशली ड्रग एडिक्शन हो, इन सब में अगर कुछ प्रिवेंशन है तो वो है एजुकेशन, अवेयरनेस, पैरेंटल कम्युनिकेशन विद देयर इंडिविजुअल्स, पैरेंटल काउंसलिंग, ओके, मेडिकेटेड काउंसलिंग जिसको आप कह सकते हो कि डॉक्टर्स थ्रू होनी चाहिए, ओके, इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो, ओके। और सोसाइटी मेंबर का फ्रेंडली बिहेवियर एडोलसेंट्स के साथ होना चाहिए। अगर एडोलसेंट्स कुछ अच्छे काम करते हैं तो उनका स्टिमुलेशन होना चाहिए, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, और अगर कुछ बैड एक्टिविटीज़ हो रहा है लाइक एडिक्शन तो उनको रोका जाना चाहिए, ओके। सोसाइटी, NGOs, गवर्नमेंट, सबका एक यूनिक रोल होता है, ओके। वो सब अगर प्रॉपरली प्ले हो तो एडिक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। सो होप यू गेट द पॉइंट, एडिक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।